तो गाइस कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसपे मैंने आपको बोला था कि आप अपनी जैन 26 की डीटी की आरटीआई से मंगाई हुई आंसर शीट मुझे भेजो। मैं उसे समझूंगा, एनालाइज करूंगा और आपको सजेशंस दूंगा कैसे इम्प्रूव किए जाए। लगभग 500 आंसर शीट्स मेरे पास आई, जिसमें से 350 को तो मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है। 150 को भी रिस्पॉन्स करना बाकी है। धीरे-धीरे करके वो भी कर रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है कि ना एक कॉमन दिक्कत है मुझे समझ में आई, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको पता होनी चाहिए ताकि मई 26 में आप दोबारा ये गलती ना रिपीट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना कुछ कॉमन गलतियाँ कर रखी थी एंड ऐसी दिक्कतें ना जो अगर अभी आपने करेक्ट नहीं की ना तो शायद आपको वापस जैन 26 वाला रिज़ल्ट दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली दिक्कत, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ नहीं बता रहा, मैंने आंसर शीट देख के बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी बोलूँगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स बोलूँगा, प्लस करेक्शन के मेजर्स भी बोलने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ना कि जो स्टूडेंट्स है ना वो वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सर वो कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। अभी भी नहीं किया तुमने सब्सक्राइब? नहीं किया ना? मुझे पता है तुमने नहीं किया सब्सक्राइब, मुझे पता है। तुम सब्सक्राइब करोगे, करोगे, करोगे तभी आगे बढ़ोगे सर सबसे पहले। सुनो जी, सुनो सबसे पहले ना मुझे एक चीज़ दिखी, पेपर अटेम्प्ट नहीं है फुल। ये बात आप मानो अगर आपका पेपर अटेम्प्टेड नहीं है, देखो एमसीक्यू 30 मार्क्स का तुक्के मार के अटेम्प्ट कर लेते हो दैट इज़ नॉट काउंटिंग। आई एम नो मैं उसको गिन ही नहीं रहा। मैं सबसे बड़ी दिक्कत बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की, कि डिस्क्रिप्टिव में ना लोगों को 70 मार्क्स में से 56 अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का एज़ अ होल छोड़ दिया या 2 क्वेश्चन कई बार छोड़ दिए, कई बार 20 मार्क्स का छोड़ा हुआ है। भैया देखो तुम सोचो, 50 मार्क्स का तुम अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कितना करते हो इसमें? कितना एक्सपेक्ट करते हो? तुम 30 सोचते हो एक्सपेक्ट करोगे आ जाएँगे 30? 35 एक्सपेक्ट करते हो तुम? फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एमसीक्यू में पूरे 30 में से 30 मार्क्स आ जाएँ। डू यू रियली थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन? देखो अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करने वाले पूरा पेपर ध्यान देना एग्ज़ामिनेशन भूल जाओ तुम। अब सर अटेम्प्ट नहीं करने के भी ना 2 कारण मुझे समझ में आए। पहला कारण तो एक था कि भैया आपके पास टाइम ही कम पड़ा। आपने पूरे पेपर को कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है ना कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, सामने घड़ी रख के मॉक टेस्ट देना चाहिए। एक-एक क्वेश्चन को स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना चाहिए और उस टाइम के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए। अगर एक पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा अटेम्प्ट करना चाहिए, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा करना चाहिए। जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, तब तक आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, अपने कम्फर्ट के लिए आई से कि एमटीबी सॉल्व कर लो, टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी मत खरीदो, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करो 3 घंटे बिठा के अपने आप को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। दूसरी चीज़, सर आपकी प्रिपरेशन भी कमज़ोर थी। कई जगह मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ना आपको डाइसीनेस फ़ील हो रही है कि यार या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको लग रहा था कि यार अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा। आपको लग रहा था गार लगेगा नहीं लगेगा, एडवांस रूलिंग एप्लीकेंट है नहीं। आपको ऐसा डाउट आ रहा था अपने ऊपर। मुझे ऐसा कई जगह आंसर शीट्स में लगा कि ना आपने तुक्के में आंसर लिखे हुए। मुझे ऐसा फ़ील आया, ठीक है? हो सकता है आपके में भी ऐसा हो। तुक्के में ऐसा लग रहा था आंसर लिखे हुए हैं। अब जब आप तुक्के में आंसर लिखते हो तो इसके 2 नुकसान रहते हैं। पहली बात तो तुक्का चल गया तो नंबर मिल जाएँगे, नहीं चला सीधे 0 हो जाएगा। ठीक है? ये बात आपको समझ में आती है। ऐसे क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 तुक्के आप छोड़ सकते हो, लेकिन न जाने आप कितने इतने सारे छोड़ोगे तो आंसर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इसी कारण से अगर आपके 14 में से 7, 14 में से 6, 14 में से 7, 14 में से 8 ऐसे अगर मार्क्स आ रहे हैं मतलब कहीं न कहीं आप तुक्के में आंसर कर रहे हो। कहीं न कहीं आपको ना श्योरिटी नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और इसी कारण से आपका पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ये बहुत बड़ा रीज़न था। इसको करेक्ट कैसे किया जाए? आपको नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपके मन में डाइसीनेस आ रही है ना, कि यार ये होगा कि ये होगा। रेट नहीं याद आ रहा कि 100 करोड़ की जो लिमिट थी वो टैक्स के लिए थी कि ट्रांज़ैक्शन के लिए थी? ट्रांसफर प्राइसिंग में 26% ग्रेटर देन था कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर तुमको ऐसे एग्जाम में डाउट आ रहा है मतलब कहीं न कहीं तुम्हारी तैयारी कमज़ोर है। तैयारी कमज़ोर है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ा के ठीक किया जाता है। अगर 2 रिविजन्स प्लान कर रहे थे 3 करो, 3 कर रहे थे 4 करो। आपको हमेशा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रिविजन्स प्लान करने पड़ेंगे। सर लेकिन टाइम ही नहीं है अपने पास, फिर कैसे करेंगे? अगर टाइम नहीं है तो आप अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के रिविजन्स बढ़ाओगे। जैसे मान लो आपको लगता है कि आपके लिए डीटीडब्ल्यूए मुश्किल है तो आप डीटीडब्ल्यूए की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपको लग रहा है कि आपको असेसमेंट नहीं आता, अपील्स नहीं आता, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करना है जो आपके अकॉर्डिंग कमज़ोर है। 2 रिविज़न सबके करने हैं, तीसरा रिविज़न इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का जो आपके अकॉर्डिंग वीक है, उन पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तभी ये डाइसीनेस वाली दिक्कत सॉल्व होगी। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाली दिक्कत आई है, इसी कारण से आपके मार्क्स कई सारे कटे भी हैं। दूसरी दिक्कत, सर पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आंसर। जब मैंने आंसर शीट देखी ना मुझे पहला क्वेश्चन लोगों का पीजीबीपी सॉल्व किया हुआ मिला। मैं ढूँढ रहा था प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? कहाँ है चरण आपके?
भगवान ने ही आपको अवतरित किया होगा, ऐसा भेजिए कि पहला क्वेश्चन पीजीबीपी कीजिए, सब सही होगा। अरे पीजीबीपी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, भगवान भी आ जाएँगे तो भी तुमको 14 में से 14 नहीं दिलाएँगे। मैं तुमको बता रहा हूँ। किसी के 14 में से 14 नहीं आते पीजीबीपी में। तो तुमको क्या लगता है? तुम 1.5 घंटा देके 24 14 में से 14 ले आओगे? टाइम वेस्ट होगा सिर्फ और कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन शुड नेवर बी पीजीबीपी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी ने पीजीबीपी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है ना भैया, ये एक अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य, अक्षम्य, ठीक है? एब्सोल्यूटली अनफॉरगिवेबल सिन है ये, अनफॉरगिवेबल सिन, ठीक है? पाप। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, सर क्वेश्चन नंबर 1 लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने अटेम्प्ट किया, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना। लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 से किसी ने स्टार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप किसी से भी स्टार्ट करो, दैट्स योर कॉल। बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जिसमें आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो उसको उससे स्टार्ट करना चाहिए। जिसमें आपको श्योरिटी है उसमें ज्यादा स्टार्ट करना चाहिए। एंड तीसरी चीज ना सर, ज्यादा कटिंग, ज्यादा गंदगी पहले क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो हमेशा एग्जामिनर के सामने आपके इंप्रेशन सेट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो ना, वो अच्छा होना चाहिए। उसमें कम से कम आपके 14 में से 12 नंबर 11 नंबर जाने चाहिए, लोअर एंड पे 10 आने चाहिए। इससे कम अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन छोड़ रहे हो कि देखो मुझे तैयारी नहीं है, ऐसा करके आप इंप्रेशन छोड़ रहे हो, ठीक है? तीसरा एमसीक्यू, दो बातें एमसीक्यू से रिलेटेड मुझे बतानी थी। पहली बात है एमसीक्यू में ना सीक्वेंसिंग। अगर आप सोच रहे हो कि एमसीक्यू को लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आप अपने ऊपर कितना सारा प्रेशर डाल रहे हो। एमसीक्यू कभी भी लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है तो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लो, भले 30 मिनट्स लग रहे हैं, भले 40 मिनट्स लग रहे हैं, भले 45 मिनट्स लग रहे हैं, गिव इट टू इट, गिव दैट टाइम टू एमसीक्यूज, दैट्स ओके। बट अगर उससे कम टाइम अगर आप एमसीक्यूज को दे रहे हो, या बोलूं आखिरी में कर रहे हो, तो कहीं ना दिक्कत देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि पहले 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करने के बाद आप एमसीक्यू कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। बट उसमें मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा इशू देता है स्टूडेंट्स को, इसलिए एमसीक्यू स्टार्टिंग में कर लो। माई ओपिनियन की अच्छा होता है, मैं एज अ स्टूडेंट पहले करता था। कुछ स्टूडेंट्स को मिड में अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट कभी भी लास्ट में एमसीक्यू नहीं करना। सर एमसीक्यूज से रिलेटेड एक और दिक्कत जो मुझे सबसे बड़ी फील हुई, वो था कि एमसीक्यूज ना 18 के आसपास मार्क्स मिले थे, 18-20 मार्क्स आ रहे थे, 16 मार्क्स आ रहे थे। एमसीक्यू में अगर आपके कम मार्क्स है ना, इसको नहीं करके 24 तक लेके जाना पड़ेगा, 24-26 तक लेके जाना पड़ेगा। अभी कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे सर? एक रामबाण, एक जड़ी बूटी आपको बता रहा हूँ, आईसीआई की 35 केस स्टडी सॉल्व करो। अगर आप आईसीआई की केस स्टडी सॉल्व कर पा रहे हो या करना चालू करोगे ना एक बार, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको एमसीक्यू में स्कोर कैसे करना है। यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अब सर बात आती है, कई सारे लोगों को ना ये दिक्कत भी आ रही है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कई लोगों के तो इम्प्रॉपर सॉल्यूशन थे, कई सारे लोग इम्प्रॉपर नोट्स डाल के आते। इम्प्रॉपर सॉल्यूशन भैया देखो, ट्रस्ट टैक्सेशन क्वेश्चन है, तुम गलत करके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। डीटीडबलए में अगर आप सोचोगे कि आपकी टोटल इनकम गलत है, आपका आंसर सही है, तो भैया कैसे पॉसिबल है? टोटल इनकम गलत है तो तुम्हारा टोटल इनकम गलत, टैक्सेस गलत, रिबेट गलत, फॉरेन टैक्स क्रेडिट गलत, सब कुछ गलत होगा तो तुमको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर कई सारे इंडिपेंडेंट आंसर्स है तो उनको ज्यादा अटेम्प्ट करना है। अगर डिपेंडेंट आंसर्स है ना, उसमें बहुत बारीकी से टाइम देके करना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश नहीं हो। फिर इम्प्रॉपर नोट्स, एक खर्चा आया पीएनडल में, डिसअलाउ होना चाहिए, हमने डिसअलाउ कर दिया, या अलाउ होना चाहिए, अलाउ करवा दिया हमने। लेकिन मन में था कि अच्छा 43B के कारण अलाउ होगा, 43B के कारण अलाउ होगा, लेकिन नोट्स में लिखना भूल गए। अब भाई तुम्हारे मन की बात क्या एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग को आके खोल के देखेगा? तुम बताओ। एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये चाबी घुमाएगा और देखेगा अच्छा इसके दिमाग में ये चल रहा था, इस कारण से इसने ऐसा किया है, ओ ऐसा करके नंबर देगा तुमको एग्जामिनर। भैया जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अगर वो पेपर में नहीं लिखा होगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ये बात मान लो। अगर पीजीपीपी क्वेश्चन में प्रॉपर नोट्स नहीं डले हुए, एग्जामिनर नंबर नहीं देता। कई बार डीटीडबलए के क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन इजी आ रहा है ना, तो आपको एक और नोट डालना पड़ता है। जैसे कि डीटीडबलए कब मिलता है, रिलीफ कब मिलती है? जब डीटीडबलए दो देश के बीच में डीटीडबलए नहीं है, वहां टैक्सेस पे कर दिए, वहां इनकम थी, इंडिया का रेसिडेंट है, ऐसा करते जो आप नोट देते तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। तो नोट्स इंपॉर्टेंट है। एनआर टैक्सेशन में अजम्पशन देने पड़ जाते हैं, अगर रिसीव्ड आप ग्रॉस अप कर रहे हो, अजम्पशन देना चाहिए आपको। तो कई सारे अजम्पशंस आपको देने पड़ेंगे, जो भी आप एग्जाम में अज्यूम करके आ रहे हो, आपको नोट्स में लिख के आना पड़ेगा। नहीं लिख के आओगे, नंबर कटेंगे वहां पे। ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है पीजीपीपी में। अगर पीजीपीपी में आप सही क्वेश्चन करके आ रहे हो, लेकिन आपने नोट्स नहीं दिए हुए ना एक भी, तो भैया
नहीं मिलेंगे नंबर। अब वो आधे नंबर कहाँ जाएगा आपके? 6, 5 नंबर जितना उसका मूड होगा काट जाएगा। तो ध्यान देना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए एंड इम्प्रॉपर नोट्स आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। एक बहुत ही बड़ी दिक्कत भैया मैंने देखा, जो आता है ना बहुत ज़्यादा लिख दिया। पहला वाला क्वेश्चन ओए होए 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 ट्रस्ट का क्या क्वेश्चन आया है मस्त! इसको तो पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया, 3B को स्टार्ट किया मस्त से और उसको लिख दिया उन्होंने 11 पेजेज़। 14 मार्क्स के लिए 11 पेज लिख रहे हैं और बाकी पूरे बचे हुए पेपर के लिए 16 पेजेज़ में इन्होंने समेट दिया। भाई साहब ये कहाँ का न्याय है तुम बताओ? अगर मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए, एक ही बच्चे के कान में मैं सारे सॉल्यूशन बताऊँगा और बाकी लोगों को नहीं बताऊँगा, गलत लगेगा ना तुमको? अगर मैं एक ही स्टूडेंट को रिस्पॉन्स बार-बार करूँगा लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, तुमको बुरा लगेगा ना? तो वही तो बात है यार, अगर तुम एक ही आंसर को इतना प्रेफ़रेंस दे दोगे, बाकी लोगों को प्रेफ़रेंस नहीं दोगे तो भैया एग्ज़ामिनर बुरा मान जाता है। आपको इक्विटेबल वेटेज रखनी है। जो आता है उसको जल्दी-जल्दी करना है, उसको प्रॉपर बराबर समेट के लिखना है। जो नहीं आता उसको भी टाइम देके एटलीस्ट लिखना चाहिए, ढंग से लिखना चाहिए। इतना अगर वेराइड डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है ना पेपर में तो एग्ज़ामिनर भी नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इतना ही वेराइड। ध्यान देना जो नहीं आता उसको भी ढंग से करना पड़ेगा। सर बात आती है एमसीक्यू की। जैसा मैंने बोला जिसके 18, 20 18, 12, 15 एमसीक्यू आ रहे हैं। देखो अगर आपके 16 से कम एमसीक्यू आ रहे हैं मतलब कहीं न कहीं आपके कांसेप्ट कमज़ोर थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। या भयंकर पैनिक कर गए थे दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इश्यू बट अगर 16 से कम आ रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कांसेप्ट्स वर रॉन्ग। अगर 16 के आस-पास आ रहे हैं ना तो आपको 16 से लेके 24 तक लेके जाना पड़ेगा। आईसीएआई के 35 केस स्टडीज़ करो गारंटीड 22-24 तक स्कोर चला जाएगा आपका। क्वेश्चन से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड लोगों को क्या-क्या दिक्कत थी? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आता हूँ। 3 और 4 वर द ईज़ीएस्ट ऑफ देम मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में आम तौर पे लोगों को 10 से लेके 12 से लेके 13 से लेके 14 मार्क्स आराम से आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे चीज़ में दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एज़ सच दिक्कत नहीं आई, टीपी में तो किसी को वैसे भी नहीं आई, टीडीएस में थोड़ा बहुत लोगों का ऊपर-नीचे हुआ था, जिनकी टीडीएस की तैयारी थोड़ी कम थी, उनको टीडीएस में दिक्कत आई। बाकी आम तौर पे ना इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो 10 से लेके 12 के आस-पास, 14 के आस-पास नंबर मिले हैं टीपी में भी या क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये अकेले लोगों के आंसर्स का ऑलमोस्ट 70-80% मार्क्स दिला के गया है। फिर बात रही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 6। बहुत ध्यान से सुनना जो अगले 5 मिनट बोलने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 टैक्स ऑडिट रेयरली किसी का सही हुआ है। रेयरली किसी का सही हुआ है। रेयरली एंड अगर आपका गलत हुआ है इट्स ओके चलेगा मेरे को। लेकिन एडवांस रूलिंग और अगर गार तुम्हारा गलत हुआ है मतलब कहीं न कहीं तुम्हारी तैयारी नहीं थी। अपनी आंसर शीट चेक करो तुम। टैक्स ऑडिट गलत हुआ है, आई एम ओके विथ दैट क्योंकि टैक्स ऑडिट का जो आंसर उसने दिया हुआ है ना मतलब रेयरली कोई सोच पाएगा वैसा आंसर। इट्स ओके अगर टैक्स ऑडिट गलत हुआ है तो। लेकिन अगर तुम्हारा गार और एडवांस रूलिंग गलत हुआ है मतलब कहीं न कहीं तुम गलत करके आए हो। तुम्हारी थ्योरी कमज़ोर है, तुमको थ्योरी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे टैक्स ऑडिट और गार में कम नंबर आ रहे सॉरी इसमें गार और एडवांस वाले में कम नंबर आए, तुमको थ्योरी पे काम करने की ज़रूरत है, थ्योरी समझने के लिए भी टाइम देना है तुमको और थ्योरी को लिखना कैसे उस पे भी टाइम देना पड़ेगा, तब जाके थ्योरी में मार्क्स सुधरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी कुछ बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत कम गंदे स्कोर मैंने देखे, जिसके भी क्वेश्चन नंबर 6 में कम मार्क्स है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी थ्योरी कमज़ोर है। सर, बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में 2 मिनट के लिए आपको साथ में दे रहा हूँ, साथ में जा रहा हूँ। इस बार पेपर में ना ये सबसे गज़ब की चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स भर-भर के असेसमेंट छोड़ के गए, भर-भर के असेसमेंट छोड़ के गए, भर-भर के बेप्स भी छोड़ा कि नहीं हमको तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है सर, हम तो कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने भेजा भयंकर बढ़िया बाउंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कैपिटल गेन में एग्जम्प्ट ट्रांसफर पूछ लिया जो कभी पूछता नहीं, एनआर टैक्सेशन में भी उसने कई सारे अलग-अलग एग्जम्प्ट इनकम्स वाले फर्स्ट प्रोविज़ो पूछ लिया, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जो आम तौर पे नहीं पूछता है। बट क्योंकि तुम्हारी तैयारी क्वेश्चन नंबर 5 की कभी थी ही नहीं, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को जबरदस्ती अटेम्प्ट किया। I have seen this rarely students scoring more than 8 marks in question number 2 rarely क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट्स की तैयारी थी ही नहीं हमारी, लेकिन हमारे तो थ्योरी की भी तैयारी नहीं थी और थ्योरी की तैयारी नहीं है तो हम लिखेंगे कैसे? इससे अच्छा एक काम करते कुछ तो लिख के आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम गलत करोगे तो यार तुम्हारे नंबर ज़्यादा कटेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की बात बताओ तुमको असेसमेंट के 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं। वेब्स अलग, टैक्स ड्यूटी अलग यानी इतने ज़्यादा एग्ज़ामिनर के पास देने मार्क्स देने का स्कोप है। आप इतने सारे स्कोप में से स्कोप ले नहीं पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन्स टू अटेम्प्ट बहुत सारे हैं। थोड़ी-सी भी ऊपर-नीचे गलती हो गई, अगले क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे, अगले क्वेश्चन में और ज़्यादा आ जाएँगे।
डीआरसी पहली बार आया, 9 मिनट का रिवीजन वीडियो है, देख के जा सकते हैं, बन जाता है। कंपाउंडिंग बोला ही था आएगा ही आएगा, भले सेफ हार्बर आए ना आए, लेकिन कंपाउंडिंग आएगा ही आएगा। तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन भी असेसमेंट का जो है अमेंडमेंट से ही आया था, केस लॉ के ऊपर आया था। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, वेब्स का भी क्वेश्चन इजी था, टैक्स ट्रीटीज का क्वेश्चन वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट बट ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 5 वाज डूएबल, क्वेश्चन नंबर 2 आपने मजबूरी में किया हुआ है, जस्ट बिकॉज आपकी थ्योरी तैयार नहीं थी, यू आर नॉट गुड एट थ्योरी। तो जिनके साथ ये वाली चीज हुई ना कि क्वेश्चन नंबर 2 में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 6 में मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कहीं ना कहीं तुमको थ्योरी पे काम करने की जरूरत बहुत 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 ज्यादा है। लास्ट बात आती है पीजीबीपी की। सर अगर पीजीबीपी में लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आ रहे हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो पीजीबीपी में कम मार्क्स आने के बेसिक कारण एक रहता है ना कि आप पीजीबीपी को कितना टाइम दे रहे हो। आखिरी में आपके पास टाइम ही नहीं बचा, 15 मिनट सिर्फ बचे हुए पीजीबीपी अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर तुम्हारा धीरे जा रहा है, पेपर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पीजीबीपी को ज्यादा टाइम दे रहे हो लेकिन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा, पीजीबीपी की तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपके पास सुपर 150 के 10-12 क्वेश्चन है, उनको ढंग से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट शीट के सहारे नहीं होगा पीजीबीपी, मैं बता रहा हूँ तुमको। दुनिया चलाती है एडजस्टमेंट शीट के सहारे पीजीबीपी नहीं होता। ये चीज बता दूं, कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट गलत करोगे आप, जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, टोटल नहीं कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर पे अपना हाथ नहीं बैठाओगे, जब तक टैक्स रेट लिख के नहीं मल्टीप्लाई करोगे ना, तब तक एडजस्टमेंट शीट के थ्रू आंसर गलत आएगा, ध्यान देना। तो पीजीबीपी की अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर टाइम मिलने के बाद भी पीजीबीपी गलत आ रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारे साथ। लास्ट चीज, पीजीबी में नंबर आने के बाद भी लोग नोट्स नहीं लिख के आ रहे। अगर नोट्स लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का हमेशा स्कोप रहेगा। इतना कुछ बोल गए सर, इतना कुछ बोल गए, क्यों ना समराइज कर दे इस बात को। समराइज करने के लिए रुक जाओ जी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको दिखानी है, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है आपको। सबसे पहले तो अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो क्या पेपर बन नहीं रहा कि बन रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो मॉक लिखोगे ज्यादा, अगर बन ही नहीं रहा तो रिविजन बढ़ाओगे। अपने को सीक्वेंस ध्यान देना है, पीजीबीपी को हमेशा लास्ट में करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेस्ट होना चाहिए और एमसीक्यू के लिए आईसी की केस स्टडी सॉल्व करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीपल चीजें साथ में डिपेंडेंट है, जैसे एएमटी के क्वेश्चंस में अगर टोटल इनकम गलत हो गई तो एएमटी भी गलत होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी है। डीटीडबल क्वेश्चन में ज्यादा सावधानी बरतनी है। एनआर टैक्सेशन में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो अलाउंस हो रहे हैं या डिसअलाउंस हो रहे हैं, अगर किसी केस लॉ के ऊपर बेस्ड है, कोई अलाउंस ऐसा हो रहा है कि भैया डिसअलाउ होना चाहिए था लेकिन नहीं, इस जजमेंट कारण अलाउ हो रहा है, तो कोशिश करके उस केस लॉ की समरी जरूर लिख दो। नाम लिखना तो वैसे भी याद होगा नहीं अपने को, लेकिन समरी जरूर लिखनी चाहिए। तो अजम्पशंस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉसिंग अप के भी अजम्पशंस लिखोगे बेहतर रहेगा। जो आंसर आता है उसको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उसको समेट के लिखना है, रायता नहीं फैलाना। जो नहीं आता उसको भी टाइम देके थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना है, ढंग से अटेम्प्ट करना है, पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट में एमसीक्यूज के लिए वही अपने को ऐसे केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी। एग्जाम की बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एज सच वाज नॉट द इशू। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको टैक्स ऑडिट, गार और एडवांस रूलिंग में मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 के बदले अगर आपने 5 अटेम्प्ट किया और 2 में आपके बहुत कम मार्क्स आए, मतलब कहीं ना कहीं आप थ्योरी एवर्स हो, आपको असेसमेंट क्वालिटी चैप्टर्स पे थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा असेसमेंट अटेम्प्ट ही करना है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा असेसमेंट अटेम्प्ट करना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अगर मान लो खुदा ना खास्ता क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मुश्किल आ गया, फिर क्या करोगे? अगर क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आउट ऑफ द लीग आ गया तो फिर क्या करोगे? अगर ऐसी कोई दिक्कत तुम्हारे सामने आ गई क्वेश्चन नंबर 2 में, तो भैया आंसू निकलेंगे और कुछ भी नहीं। इसलिए ना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा अपने आप को क्वेश्चन दो, कुछ तो तैयारी करो 5 की, कि कम से कम अगर 2 मुश्किल आ गया, 3 मुश्किल आ गया, 4 मुश्किल आ गया, तो भैया कुछ तो कर पाओ। ठीक है, तो 5 के लिए अपने आप को अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना। लास्ट बात आती है पीजीबी में जो टाइम बचेगा वो पीजीबी को देंगे। ध्यान देना है पीजीबी में अपने को कम से कम नहीं तो 25-30 मिनट अपने को निकाल के रखने हैं, तब जाके पीजीबी ढंग से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा तो अपने को एडजस्टमेंट शीट नहीं रेफर करनी, सुपर 150 के 10-12 क्वेश्चन है उनको ढंग से सॉल्व करना है, प्लस माइनस करके टैक्स रेट टैक्स निकालना है, तब जाके आप आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। बात रही नोट्स की, अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में परेशानी होती है। इस वीडियो को आप 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार सुनो मैंने, लेकिन इस चीज पे काम करना। मैं 1 मिनट के लिए आपको AIR 1 की आंसर शीट दिखा रहा हूँ। AIR 1 की आंसर शीट मैंने आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके मार्क्स आए लगभग 65 मार्क्स आए हैं 70 में से, और ऐसा नहीं कि सब में किसी में 14 आए, ठीक है, किसी में एक आध 2 नंबर कम हुए, गलतियां इससे भी हुई हैं, बहुत बेसिक बेसिक जगह पे गलतियां हुई हैं, बट यू विल रियलाइज कि कोई बहुत टॉप आंसर नहीं लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा कैपिटल गेट का एग्जाम ट्रांसफर के रिलेटेड था। आप देखना लैंग्वेज देखना, प्रीवियस ईयर 2021 में ट्रांसफर ऑफ लैंड टू टी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी इज एग्जाम्ड as the same is not considered as transfer under section 47।
being transferred by wholly owned subsidiary to the Indian company and therefore no tax implication. क्या simple language लिखी है यार. For E Limited, cost of acquisition would be the cost of acquisition of the A Limited, that is 15 lakh rupees. प्रीवियस ईयर 25-26 में जब स्टॉक इन कन्वर्ट किया, मतलब आप देख रहे हो बहुत बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है और 6 मार्क्स के लिए इसने बड़े ही कम जगह में बड़े ही कम शब्दों में 2 पेज के अंदर समेट दिया आंसर. कोई ज्यादा रायता नहीं फैलाया, 4-4 6-6 पेजेस नहीं लिखे इसने. एनआर टैक्सेशन के लिए उसने बोलो एनआर टैक्सेशन का कटिंग भी की है, दैट्स ओके, चलेगा अपने को. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी में इसने प्यार मोहब्बत के साथ लिखा हुआ, बड़े प्यार से इसने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है. चाहे 2 बी मेरे ख्याल से बायबैक का क्वेश्चन था. यस 2 बी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बायबैक का क्वेश्चन था. 2 सी हमारा एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन था. एनआर टैक्सेशन में देखो इसने सारे के सारे जो एडजस्टमेंट कर रखे हैं ना उसकी नीड्स यहीं पे दे दी. इसने यहीं पे एज इट इज ना नोट्स दे दिया. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने सही भी किया हुआ है. एक पॉइंट गलत भी हुआ है इसका, चलेगा आपने थोड़ा बहुत गलत चलेगा, लेकिन इसका आधा नंबर सिर्फ काटा हुआ है. डिविडेंड इनकम पे एनआरई अकाउंट में एग्जेम्प्ट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. सेक्शन 10 के बगल में कोई क्लॉज नहीं लिखा, सेक्शन 10 लिख दिया बस. आप देखोगे डिडक्शंस जो ले रहे हैं, डिडक्शंस ओल्ड रेजिम में अलाउ होंगे मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, बहुत बेसिक लैंग्वेज में. एटीक्यू भी नहीं मिला क्योंकि रेसिडेंट को सिर्फ मिलता है, इसके बेसिस पे इसने आंसर निकाला. फिर टैक्स भी निकाला, बहुत बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर रखा है. देखो ज्यादा कुछ नोट्स भी नहीं डाले हुए, फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 में 12 नंबर आ गए. 14 में से 12, इतनी ही तो तुमको चाहिए. तो कहीं न कहीं राइटिंग में बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स नहीं चाहिए. मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रस्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन था. इसने सारे के सारे नोट साथ में दे दिए. आप देखना 2 पेज के अंदर इसने आंसर खत्म कर दिया. 2 पेज, ढाई पेज के अंदर, लगभग 2 पेज, सवा 2 पेज के अंदर खत्म कर दिया. कोई 6 पेज नहीं लिखे इसने. आई हैव सीन बहुत सारे आंसर लोग बड़े-बड़े लिखने की कोशिश करते हैं. 3 बी 3 ए का ही पार्ट 2 था, ट्रस्ट टैक्सेशन से रिलेटेड 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन था. इसने भी छोटा-सा लिख दिया 3-4 लाइन में, या इसने शायद 5-6 लाइन में खत्म कर दिया. 2 मार्क्स के लिए इतना पर्याप्त रहता है. इसने लिखा सही ठीक-ठाक. ज्यादा इसने रायता नहीं फैलाया. क्वेश्चन नंबर 3 बी में देखो आप टीटीडबलए में कुछ भी इसने मुश्किल नहीं किया. जो नॉर्मल अपने प्रोविजंस रहते हैं वैसे लिखा. मतलब अगर आपको ना अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो कुछ बहुत एक्सेप्शनल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. कोई बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल होके भी अच्छे मार्क्स आते हैं. बस उन चीजों पे काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताई. और दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड कमेंट करना पड़ेगा कि यस आई विल पास इन दिस अपकमिंग अटेम्प्ट. कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना. वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.